आपका बहुत बहुत स्वागत है कन्हैया कुमार। कन्हैया, मेरा पहला सवाल है कि कन्हैया कुमार जो कि बहुत ज़्यादा अपनी स्पीचेस के लिए जाने जाते थे, पिछले 2 महीनों में आपकी आवाज़ बिल्कुल ऐसा लग रहा है किसी ने बंद कर दी है। उसका कारण क्या है? कन्हैया कुमार क्यों चुप हो गए? देखिए, हम नहीं चाहते हैं कि कोरोना की जो परिस्थिति है उसमें कहीं पे भी गैदरिंग हो और लोगों के बीच में बीमारी का संक्रमण हो। इसीलिए हम लोग कोई इस तरीके का कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं जहां से लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन हो। और हमारा ये मानना भी है कि अभी भाषण देने का वक्त नहीं है। अभी है कि जो लोग ज़रूरतमंद हैं, जिनको मदद की ज़रूरत है, उन तक मदद कैसे पहुंचाई जाए। और हमारा पूरा ध्यान जो है इसी बात पे है। अलग अलग जगह पे टीम बना करके हमारे साथी मदद कर रहे हैं। और सिर्फ हमारे ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंडिविजुअल लेवल पे जो उनकी छोटी सी आमदनी है उसके माध्यम से वो लोगों को मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो लॉकडाउन का पूरा सिचुएशन है, ये जो दर्दनाक माहौल है, मुझे नहीं लगता है कि ये भाषणबाजी का वक्त है, इसलिए भी चुप हैं। पहले से ही देश एक भयानक आर्थिक मंदी से गुजर रहा था। बहुत सारी हमारी इंडस्ट्रीज जो थी वो तबाह हो चुकी थी। आप जानते हैं कि बार बार रिजर्व बैंक का जो रिजर्व पैसा था वो सरकार को अपना दैनिक खर्च चलाने के लिए लेना पड़ा। अभी जो 20 लाख का पैकेज भी घोषित किया गया है उसमें सरकार के पास पैसा नहीं है, उसके खजाने में पैसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं सब लोग इस बात को मान रहे हैं कि हम लोग भयानक आर्थिक मंदी का शिकार होने वाले हैं। कंस्ट्रक्शन साइट पे जो काम करने वाले मजदूर हैं, जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, रोज़ गड्ढा करेंगे, रोज़ पानी निकालेंगे, ऐसे जो मजदूर हैं इनके वेलफेयर के लिए सरकार एक सेस वसूलती है और उसमें सरकार के खजाने में 48,000 करोड़ रुपया जमा है। अगर वो 48,000 करोड़ रुपया ही मजदूर को दे देते तो आज वो भूख से सड़कों पे चलते हुए अपनी जान नहीं गंवा रहे होते। क्या कारण लगता है कि ये जो मजदूरों का जो सेस ऑलरेडी जमा है अकाउंट में, वो सरकार क्यों नहीं देना चाहती है? एक तो सरकार के पास, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड्स अलग अलग राज्यों में बनाए गए हैं जिनको ये कहा गया है, आपको ध्यान होगा पहला जो अनाउंसमेंट निर्मला सीतारमण का आया था उसमें भी ये बातें आई थी कि अलग अलग जो राज्यों में जो बोर्ड्स हैं उनके पास पैसे हैं, लेकिन डायरेक्ट पैसा किसी भी मजदूर के जेब में नहीं गया। देखिए, डायरेक्ट पैसा तो मजदूर के पास गया ही नहीं है। उसकी वजह क्या है, उसको उसके पूरी नीति की जो साजिश है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। हम जो भी खरीदते हैं हर रूप में किसी न किसी तरीके से सरकार को टैक्स देते हैं। सामान खरीद करके इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं, डायरेक्ट टैक्स देते हैं, सेस देते हैं, तो हम सरकार को टैक्स देते हैं। सरकार के लिए पीएम केयर फंड में जो हमने पैसा जमा किया वो दान था, लेकिन सरकार हमको क्या देगी? लोन देगी। हम जो देंगे वो दान है, सरकार जो देगी वो लोन है। और जब तक ये कैश ट्रांसफ़र नहीं करेंगे मजदूरों के पास सीधे, तो मजदूरों के पास परचेजिंग कैपेसिटी नहीं होगी। और परचेजिंग कैपेसिटी नहीं होगी तो आज मजदूर मर रहे हैं, कल को हमारे देश की जो छोटे छोटे उद्योग धंधे, जो इंडस्ट्रीज है, वो मरना शुरू हो जाएगा। और ओवरऑल पहले से इस देश में जो आर्थिक मंदी चल रही थी वो आर्थिक मंदी और गहरा जाएगा। जहाँ तक सवाल है पैसे का, इसको एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। आप याद कीजिए, लॉकडाउन से पहले ही कई राज्यों ने केंद्र सरकार को कहा कि आप हमारा जीएसटी का पैसा वापस कीजिए, और केंद्र सरकार ने उनका जीएसटी का पैसा वापस नहीं किया है। क्या वजह है? वजह यह है कि सरकार की नज़र में प्राथमिकता ही कुछ और है। उसमें सरकार के लिए प्राथमिकता क्या है? सरकार के लिए जेट खरीदना प्राथमिकता है, सरकार के लिए पार्लियामेंट विस्टा बनवाना प्राथमिकता है। सरकार ने कोर्ट को जाकर के कहा कि 20,000 करोड़ का इस लॉकडाउन के दौरान नेताजी के लिए बिल्डिंग बनाना जरूरी है। क्या करेंगे नेताजी बिल्डिंग में आकर के? उनके लिए लॉकडाउन नहीं है क्या? उनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है क्या? क्या ये 20,000 करोड़ रुपया जो मजदूरों के लिए खर्च नहीं किया जा सकता था? ये सवाल है। ये सवाल बेशक सरकार से पूछे जाने चाहिए। प्रश्न से पहले आपने एक बात कही कि लगातार केंद्र सरकार पावर को सेंट्रलाइज कर रही है। सारा का सारा पावर जो है पीएमओ के पास चला गया है। ऐसा लगता है कि हम लोग एक ऐसा क्रिकेट मैच देख रहे हैं जिसमें बैटिंग भी मोदी जी कर रहे हैं, बॉलिंग भी मोदी जी कर रहे हैं, एम्पायर भी मोदी हैं, कीपर भी मोदी हैं, दर्शक भी मोदी हैं, ताली भी खुद ही बजा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। सेडिशन का केस लग चुका है, अब कोई नया केस ना आपके ऊपर बोल दिया जाए कि मोदी जी बॉलर है, क्रिकेटर है, बैट्समैन है। आपने सारे एग्जांपल्स लगा दिए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाकी मंत्री आपको दिखाई ही नहीं देंगे। बाकी मंत्रालय क्या कर रहा है, अलग अलग चीज़ों से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। जैसे स्मॉल स्केल मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज से जुड़ा हुआ मामला है तो उद्योग मंत्री क्या कर रहे हैं, जैसे फिनांस से जुड़ा हुआ मामला है तो फिनांस मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, जैसे रेलवे से जुड़ा हुआ मामला है तो रेल मंत्री क्या कर रहे हैं। आप याद कीजिए वो ज़माना कि एक रेल दुर्घटना हुई और लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री थे, नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया। एक हमारे पीयूष गोयल जी हैं, रास्ता भटक जा रहा है। शुक्र है कि ये जो है जो एरोनॉटिकल मिनिस्टर नहीं है, नहीं तो हवाई जहाज़ रास्ता भटक जाता और हम लोग एक देश से जो है दूसरे देश पहुंच जाते।
ये परिस्थिति क्यों है? ये परिस्थिति क्योंकि है, जिम्मेदारियों को लोग सही तरीके से निभा नहीं रहे। नहीं, लेकिन जहां तक आप जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, तो जो लाल बहादुर शास्त्री का जमाना था, उस समय भी ऑपोजिशन कितना प्रबल था। आज ऑपोजिशन ये सवाल सरकार से क्यों नहीं उठा पा रहा है? अगर बीजेपी ने जब ऑपोजिशन में रहते हुए आदर्श स्कैम, 2G स्कैम, उस पीरियड के दौरान इतने सारे मंत्रियों का इस्तीफा मांग लिया, तो आज ऑपोजिशन क्या कर रहा है? ऑपोजिशन क्यों नहीं सारे कैबिनेट मंत्रियों का इस्तीफा मांग रहा है? आप लोग क्यों नहीं बोल पा रहे हो कि पीयूष गोयल जी आप इस्तीफा दे दीजिए, निर्मला सीतारमण जी आप इस्तीफा दे दीजिए? ऑपोजिशन की तो आवाजें आ ही नहीं रही। ऑपोजिशन की जो भी 22 पार्टीज की जो मीटिंग हुई है, उसमें उन्होंने बड़े कन्वीनियंटली एक 11 पॉइंट चार्टर निकाल दिया और कहा कि नहीं, ये तो राजनीति का टाइम नहीं है, हमने अपने सजेशंस दे दिए। और सजेशंस भी आपने कैसी सरकार को दिया जो आपकी बात ही नहीं सुन रही है? देखिए, एक तो आपने जो है बातचीत करते हुए कहा कि आपके ऊपर सेडिशन है। इस देश में सरकार से सवाल पूछना सेडिशन बन गया है, तो बहुत सारे लोग जो है वो सवाल नहीं पूछ रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने पड़ेंगे। चाहे सरकार को सेडिशन लगाना है, लगा दे। अभी जामिया के स्टूडेंट को पकड़ लिया, JNU के स्टूडेंट को पकड़ लिया, गुजरात में जो है एक पत्रकार के ऊपर सेडिशन लगा करके उसका न्यूज़ चैनल बंद करा दिया गया। अलग अलग जगह पत्रकारों के ऊपर मुकदमे हुए, मानव जो अधिकारों को लेकर लड़ने वाले जो बुद्धिजीवी हैं उनके ऊपर मुकदमे किए गए। तो ये होगा, सरकार आवाज़ दबाने का प्रयास करेगी, लेकिन हम लोगों को साइंटिफिक टेम्परामेंट की ज़रूरत है। कोरोना से लड़ने के लिए भी यही साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है सरकार के पास नहीं था, वो लैग कर रही थी। तो कम से कम हम लोग उस साइंटिफिक टेम्परामेंट का इस्तेमाल करें कि जिस चीज़ को जितनी दबाई जाती है वो चीज़ उतनी ही तेज़ी से ऊपर उभरती है। तो आप कहने का मतलब ये है कि ऑपोजिशन को जितना दबाया जाए, ऑपोजिशन को उतना ही ज़्यादा आवाज़ करके और सरकार की अकाउंटेबिलिटी पूछनी चाहिए। लॉकडाउन के नियमों को मानते हुए हमारे किसी भी कार्यक्रम से कोरोना बीमारी का संक्रमण ना फैल जाए। ज़रूरत नहीं है कि हम कोई रैली करें, कोई प्रदर्शन करें, लेकिन जो अन्य उपलब्ध साधन हैं उसका इस्तेमाल करके सवाल ज़रूर पूछना चाहिए। और सवाल के साथ साथ एक जिम्मेवारी जो विपक्ष को और निभाने की ज़रूरत है, जिसके बारे में हमने अपने पहले सवाल के जवाब के दौरान कहा आपको, कि सवाल भी पूछिए सरकार से और ज़रूरतमंदों की मदद भी कीजिए, उनको सहयोग भी कीजिए। हम लोग कर पा रहे हैं। इसमें एक रोल जो है वो आपके भी फील्ड का है, जिसको हम लोग मीडिया कहते हैं, जिसको हम लोग लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं। लेकिन ये जो हम लोग सवाल उठाएंगे उसको लोगों तक पहुंचाने का काम मीडिया है। और आप पता है आपको मीडिया किस तरीके से काम कर रही है। अभी पिछले दिनों मैंने एक टीवी चैनल पे देखा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का टीवी स्टूडियो में वॉर चल रहा था, वर्चुअल युद्ध लड़ा जा रहा था। क्यों नहीं ये दोनों जो है बॉर्डर पे चले जाते हैं? क्यों नहीं जो टीवी स्टूडियो में बैठ करके हम लोगों को ज्ञान दे रहे हैं वो बॉर्डर पे चले जाएं और पाकिस्तान की आर्मी को वहाँ से हरा करके आ जाएं? ये काम किसी और का, मेहनत किसी और की, जान कोई और दे रहा है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश की जो फोर्सेस हैं उनके भीतर भी कोरोना के केसेस आए हैं। वो फ्रंट लाइन वॉरियर हैं जो अपना घर छोड़ करके, अपना बच्चा छोड़ करके कोरोना से लड़ रहे हैं, और ये टीवी में स्टूडियो बैठ करके TRP खा रहे हैं। कन्हैया, सबसे बड़ी दुविधा तो यही है कि कितने कोरोना के संक्रमण सामने आ रहे हैं इसका ही नहीं पता चल रहा है। और रही बात जो आपने टीवी स्टूडियो की कही, तो बाकी टीवी चैनल्स पे मेरा कमेंट करने का कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन हाँ, जहां तक स्वराज एक्सप्रेस का सवाल है, आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे, आई कैन अश्योर यू ऑफ दिस। आपसे बात हो रही थी, आपने कहा कि मीडिया शायद ठीक भूमिका में अपना रोल नहीं प्ले कर रहा है। रही बात ऑपोजिशन, सारी मीडिया नहीं, वो तो मैंने क्लियर कर दिया आपको। जहां तक ऑपोजिशन का सवाल है, ऑपोजिशन, आपको लगता है कि ऑपोजिशन कहीं दबाव में है इस समय? कोई डर से, जैसे आपने कहा कि भाई अगर आप आवाज़ उठाते हैं तो आपके खिलाफ सेडिशन का केस दर्ज कर लिया जाता है, तो क्या ऑपोजिशन इस रीज़न से चुप है? देखिए, अपोजिशन के ऊपर हमेशा ये सवाल पूछा गया है कि अभी अपोजिशन ठीक से जो है इस सवाल को नहीं उठा रही है, अपोजिशन ठीक से जो है इस मुद्दे को नहीं उठा रही है, अपोजिशन कहाँ है? पिछले 6 साल में आपने ये नैरेटिव को बनते हुए देखा होगा। और अपोजिशन तो छोड़ दीजिए, बेचारे नेहरू जी नहीं हैं हमारे बीच, बहुत सारी चीज़ों के लिए तो नेहरू जी को जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन ये पूरा का पूरा जो साजिश खड़ा किया गया है, ये जो पूरा का पूरा नैरेटिव बनाया गया है, उसके पीछे वजह क्या है? वजह यह है कि जब आप उनसे सवाल पूछेंगे आप लॉकडाउन के दौरान क्या कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूंगा कि हमने लॉकडाउन के दौरान लोगों की मदद की, जहां प्रवासी मजदूर फंसे हुए थे उनके लिए खाने का इंतजाम किया, उनको घर पहुंचाने का प्रयास किया। हाँ, हम इस दौर में जो है फ़ोटो खिंचाना और फोटोबाजी करना उसको नहीं ठीक समझते हैं, क्योंकि लोग जब जान दे रहे हों, लोग परेशान हों, तो उनको जो है 1 किलो चावल का थैली दे करके उनके साथ फ़ोटो खिंचा लें और राजनीतिक रूप से उनका गैर जरूरी इस्तेमाल करें, ये ठीक नहीं लगता है। नहीं तो लेकिन आपको नहीं लगता कि नेता ये काम कर रहे हैं? आप MPs की उठा के सोशल मीडिया अकाउंट्स देख लीजिए, वहाँ लाइन लगी हुई है कि उन्होंने चावल के बोरे लोगों के घर में पहुँचाए हैं और साथ में फ़ोटो भी खिंचवाई है। तो आपको नहीं लग रहा कि नेताओं के लिए वो फ़ोटो अपॉर्चुनिटी भी ज़रूरत है? देखिए, अगर राजनीति सिर्फ प्रचार बन जाएगी तब तो मोदी जी सही देश के प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि उनसे अच्छा प्रचार तो कोई कर नहीं सकता है। उनकी तो ऐसी महिमा है प्रचार के इस मामले में कि मुझे लगता है कि अगर राजनीति में
ऑस्कर मिलता तो 6 साल में हम लोगों को 6 ऑस्कर मिल गया होता। हमारे पास इतने शानदार प्रधानमंत्री हैं। आप देखिए कि भारत में सब चीज़ संकट में है, लेकिन नेताओं की जो एक्टिंग है उसका स्वर्णिम काल चल रहा है।